हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा पर। मैं हेमंत भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्सर्जन तंत्र का ये लेक्चर। इसके पहले हमने दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र पढ़ा था और उसके बाद हमने उसके मॉक टेस्ट भी किए थे। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड होगा वो उत्सर्जन तंत्र पे बेस्ड होगा और इसी तरह उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होने पर हम उसके मॉक टेस्ट यानी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की ओर। उत्सर्जन तंत्र क्या है दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र जो है, उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी हमारे लिए आवश्यक नहीं है यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालना। तो शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को जब बाहर निकालने की जो क्रिया करती है उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से जो होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इसके अलावा CO2 जो हम छोड़ते हैं श्वसन क्रिया द्वारा वो भी अपशिष्ट पदार्थ ही होती है। पर मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमारे शरीर के लिए एक जहर यानी विष के समान भी कार्य करते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी, उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये हमने देखा है। उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजनी अपशिष्टों और CO2 गैस का हम उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इस उत्सर्जन तंत्र का, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनिया। अमोनिया जो है, जो जीव अमोनिया का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे कौन कौन अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपके क्या क्या आएंगे ये हम देखते हैं। प्रोटोजोआ में आपके अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आते हैं। प्रोटोजोआ ही परजीवी भी कहलाते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ को परजीवी भी कहा जाता है और ये परजीवी जो होते हैं ये हैं आपके 3 जो हम फेमस जो प्रसिद्ध परजीवी हैं, ये हमने नाम सुना हुआ होता है, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम होता है। इसके बाद जो अमोनिया उत्सर्जित करता है हाइड्रा करता है, बहुत ही फेमस जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और ये पूछा जाता है कि हाइड्रा जो प्रजनन करता है कौन सी विधि द्वारा करता है? नए जीव की उत्पत्ति जो होती है मुकुलन विधि द्वारा होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रा में नए जीव की जो उत्पत्ति होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। तो हाइड्रा क्या अपशिष्ट के रूप में क्या बाहर निकालता है? अमोनिया बाहर निकालता है। इसके अलावा मछलियां, मेंढक का टेडपोल लार्वा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि मेंढक को अगर पूछा जाए कि मेंढक क्या है तो आंसर हमारा यूरियोटेलिक होगा क्योंकि यूरिया उत्सर्जन करता है। लेकिन यहां पर मेंढक जो है, मेंढक का टेडपोल लार्वा में अमोनिया उत्सर्जित होती है। इसके अलावा सीपी, घोंगा, ये भी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया सर्वाधिक विषैला अपशिष्ट पदार्थ होता है। अमोनिया जो है सबसे ज्यादा विषैला है और इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों क्योंकि बहुत सी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। यकृत या लीवर जो होता है प्रोटीन के विघटन से बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है और इसे हम जो कहते हैं ऑर्निथिन चक्र कहते हैं।
देखिए दोस्तों, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो विषैला पदार्थ अमोनिया बनता है और यूरिया में ही ऑर्निथीन चक्र भी संपन्न होता है और इस ऑर्निथीन चक्र से अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहां पर होता है तो आंसर हमारा होगा यकृत या लीवर में निर्माण होता है। अगला अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया। जो यूरिया का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। जैसे मेंढक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि मेंढक का टेंटपोल लार्वा जो होता है उसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, लेकिन अगर मेंढक का मूत्र की बात की जाए तो यूरिया का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। मनुष्य भी यूरियोटेलिक होता है, कुत्ता, बिल्ली, ज्यादातर स्तनधारी जीव सब यूरियोटेलिक ही होते हैं। अगला जो पॉइंट है, यूरिया थोड़ा कम विषैला होता है और इसके लिए मध्यम जल की आवश्यकता होती है। यूरिया के उत्सर्जन के लिए मध्यम जल की आवश्यकता होती है। अगला जो अपशिष्ट पदार्थ है यूरिक अम्ल। वे जीव जो यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। यूरिकोटेलिक कौन कौन होते हैं दोस्तों? सभी कीट वर्ग या ऑर्थोपोडा संघ भी बोल सकते हैं, वे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्थलीय सरीसृप जो हो गए, रेप्टिलिया वर्ग जो होता है, सांप, छिपकली, ये भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और पक्षी भी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है और इसके उत्सर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने देखा अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता, क्योंकि सबसे ज्यादा विषैला, और यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला है तो इसके उत्सर्जन के लिए भी हमको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेस्ट और गोलियों के रूप में किसका उत्सर्जन होता है, तो आंसर आएगा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। आप पक्षियों की बीट वगैरह देख सकते हैं, पक्षियों में जो उत्सर्जन होता है वो पेस्ट और गोलियों के रूप में ही होता है। तो ये थे हमारे 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों में प्रमुख उत्सर्जी अंग देखते हैं, क्योंकि हमको मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। तो मनुष्यों में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं? पहला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है वृक्क या किडनी। गुर्दे भी इन्हीं को कहते हैं। पहला सामान्य जानकारी अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनियां कहां पाई जाती है? तो किडनियां रीढ़ की हड्डी के निचले भाग के दोनों ओर स्थित होती है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर। आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है। रंग जो होता है गहरा भूरा होता है। वजन जो है, पुरुषों की किडनियों का वजन 150 ग्राम और स्त्रियों की किडनियों का वजन 135 ग्राम होता है। क्वेश्चन कभी कभार वजन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। आगे डायग्राम में हम देखेंगे सभी तंत्रिकाएं जो होती है वो रक्तवाहिनियां या फिर मूत्र नलिकाएं ये हाइलम से ही जुड़ी होती है, यानी हाइलम से ही ये वृक्क में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे प्रत्येक वृक्क के जो है दोस्तों 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग जिसे मेंडुला कहा जाता है। तो आइए इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होता है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये जो स्टार्टिंग की जो खांच है गोले से जो दिखा रहा हूं मैं, ये हाइलम कहलाएगी। इसे बोलेंगे दोस्तों हाइलम। इस खांच को हाइलम बोलते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर से जो ब्लैक कलर में जो धमनी आ रही है वो धमनी भी इसी में प्रवेश कर रही है। और ये जो मूत्र वाहिनियां हैं ये मूत्र वाहिनियां भी ये हाइलम से ही जुड़ी है। तो हाइलम से ही मूत्र वाहिनियां और धमनियां प्रवेश करती है। किसमें दोस्तों? वृक्कों में प्रवेश करती है।
थोड़ा सा अगर इसमें हम और भी देखें तो ये जो ब्लैक कलर में जो धमनी आ रही है ये रीनल धमनी है। इसको वृक्क धमनी भी बोल सकते हैं या रीनल धमनी, हमने पढ़ा था सर्कुलेशन सिस्टम में। और जो ब्लड को वापस लेके जाएगी वो लेके जाएगी दोस्तों शिरा। शिरा जो है वो वापस लेकर जाएगी। ये मूत्र वाहिनियां हैं, डायग्राम से हमने देख रखा है। मूत्राशय से ये जुड़ी है, मूत्राशय में आकर मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथियां हैं जो वृक्कों के ऊपरी भाग में मिलती है। और हाइलम से, यहां पर याद रखने वाला पॉइंट है, हाइलम से ही आपकी धमनियां, मूत्रवाहिनियां और वृक्कीय शिरा जुड़ी होती है। जैसा मैंने बताया, वृक्कीय धमनी को ही रीनल धमनी और वृक्कीय शिरा को ही रीनल शिरा भी कहा जाता है। तो ये डायग्राम हमने देखा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वृक्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम से पूछा जाता है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। तो कई लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसकी संख्या जो हम देख सकते हैं वो 10 लाख से 10 लाख या 1 मिलियन, 1 मिलियन को ही 10 लाख भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है वृक्कों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। और संख्या भी आप लोग याद रखेंगे, 10 लाख या 1 मिलियन जो होती है वो प्रत्येक नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, वृक्काणु नेफ्रॉन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। नेफ्रॉन के दोस्तों 2 भाग होते हैं। पहला है बोमेन संपुट। कप के आकार की संरचना होती है, प्याली नुमा संरचना होती है। अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट में कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि ग्लोमेरुलस कोशिकाएं कहां पाई जाती है। आंसर आपका हो जाना चाहिए बोमेन संपुट यानी नेफ्रॉन में पाई जाती है। आगे देखें, ग्लोमेरुलस का एक सिरा रीनल धमनी से जुड़ा होता है जो गंदा रक्त लाता है। दूसरा सिरा रीनल शिरा से जुड़ा होता है जो शुद्ध रक्त को लेकर जाता है, जो शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जैसा हमने परिसंचरण तंत्र में भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त पढ़ा था, लेकिन वहां शुद्ध और अशुद्ध ऑक्सीजन और CO2 के आधार पर हमने बोला था। यहां पर जो शुद्ध अशुद्ध दे रखा है उससे आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि यहां पर जो शुद्ध अशुद्ध है वो आपका अपशिष्ट पदार्थों के घुले होने के आधार पर दे रखा है। तो रीनल धमनी अपशिष्ट घुले हुए रक्त को लाती है, वृक्क उसको शुद्ध करते हैं और शुद्ध करने के बाद जो वापस शरीर में लेकर जाती है वो होती है आपके रीनल शिरा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि गंदा रक्त जो लेकर आएगी रीनल धमनी। आगे देखेंगे, ग्लोमेरुलस में रक्त का क्या किया जाता है दोस्तों, निस्पंदन किया जाता है। निस्पंदन का मतलब होता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण जो कहा जाता है वो निस्पंदन को थोड़ा हिंदी वर्ड है इसका। तो ग्लोमेरुलस में ही रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, ग्लूकोज, लवण और यूरिया ये सब निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, आप देख रहे होंगे यूरिया वगैरह तो अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन ग्लूकोज जो आपके उपयोगी पदार्थ है वो भी आपका बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाता है। तो ये आपको नेफ्रॉन का जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा होगा, नेफ्रॉन का डायग्राम। इसमें ग्लोमेरुलस मैंने दिखाया है। ग्लोमेरुलस जो है वो कोशिकाओं का गुच्छा है और ये स्थित है बोमेन संपुट की ओर। ग्लोमेरुलस कोशिकाओं के 2 सिरे आपको दिख रहे हैं, एक रीनल धमनी से जुड़ा होगा और एक रीनल शिरा से जुड़ा होगा। दूसरा जो भाग आता है वो है दोस्तों वृक्क नलिका। बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होती है और दूसरा सिरा जो जुड़ा होता है मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट है,
वृक्क नलिका, ये पूरी संपूर्ण जो आपको दिखाई दे रही है, ये सब आपके पूरी क्या है दोस्तों, वृक्क नलिका है जो मूत्र नली से जुड़ी है। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो पीछे वाला जो भाग है ये आपके वृक्कीय नलिका है दोस्तों, और इस वृक्कीय नलिका से ही आपके मूत्र नली जुड़ी होती है जहां से मूत्र जाता है। आगे है मध्य भाग में ये नलिका हेनले लूप का निर्माण करती है। हेनले लूप का निर्माण करती है जो क्या करता है दोस्तों, उपयोगी पदार्थ जो बाहर निकल गए थे ग्लोमेरुलस में, जैसे ग्लूकोज हो गया, खनिज तत्व हो गया, अभी हमने देखा था उपयोगी पदार्थ जो ग्लूकोज था वो बाहर निकल गया था, तो ये हेनले पाश आप लोग देख रहे हैं। हेनले पाश में क्या होगा दोस्तों, उपयोगी पदार्थ जो ग्लूकोज वगैरह, खनिज तत्व वगैरह जो निकल गए थे, जिनका भी उत्सर्जन हो गया था, वो उनको वापस अवशोषण किया जाता है। अगला पॉइंट है वृक्कों का कार्य अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे वृक्क, रक्त के प्लाज्मा को, प्लाज्मा क्यों लिखा हुआ है यहां पर दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्लाज्मा में ही अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। प्लाज्मा को छानना तथा अपशिष्ट पदार्थों को जल के साथ मिलाकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कहां किया जाता है, आपका आंसर बिना किसी डाउट के वृक्क होना चाहिए। बहुत से गलती कर देते हैं, फेफड़े आंसर कर देते हैं, लेकिन रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो वृक्कों में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ सामान्य पॉइंट हैं जो हमको याद रखने चाहिए। वृक्कों में जल का अवशोषण पर जो नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वेसिप्रोसिन हार्मोन यानी कि एडीएच, एडीएच को बोला जाता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा किया जाता है वृक्कों में जल के अवशोषण पर नियंत्रण। कहां से स्रावित होगा, पीयूष ग्रंथि से यह स्रावित होता है, जो आपके मस्तिष्क में स्थित सबसे छोटी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है आपके वेसिप्रोसिन हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिन व्यक्तियों की किडनियां खराब हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है, उनके अंदर वो जो है वो व्यक्ति रक्त का शुद्धिकरण जो करवाते हैं वो कृत्रिम रूप से करवाते हैं, और इस कृत्रिम रूप से रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। एग्जाम्स में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायलिसिस का जो संबंध है वो किससे होता है, तो डायलिसिस का जो संबंध है वो दोस्तों होता है वृक्कों से। डायलिसिस संबंध किससे है, वृक्कों से। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो है, 1 मिनट में हमारे वृक्क जो हैं वो 1000 से 1200 ml रक्त का शुद्धिकरण कर देते हैं, यानी 1 मिनट में लगभग अगर मैं कहूं 1 लीटर रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनियां कर देती है। तो यहां पर जो याद रखने वाले पॉइंट है दोस्तों वो है आपके वेसिप्रोसिन हार्मोन, डायलिसिस, ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखेंगे। यहां पर एडीएच की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अगला है, वृक्कों में हमने देखा मूत्र का निर्माण होता है, तो इस मूत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। मूत्र एक अम्लीय द्रव है, अम्लीय है इसका मतलब पीएच 7 से कम होनी है, तो पीएच जो होती है 6.4 से 6.8 के बीच में होती है। मूत्र में संगठन क्या होता है, 95% जल, 2.7% यूरिया, 2% लवण और 0.3% यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। आप सबसे ज्यादा जो मात्रा देख रहे हैं जल के बाद वो है अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया की, 2.7% यूरिया निकलता है, और इसी वजह से मनुष्यों को यूरियोटेलिक कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, और यूरोक्रोम वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से ही यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला है, कभी कभी मात्रा पूछ ली जाती है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रोजाना लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण हो जाता है। पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वृक्कों के बाद जो हमारा उत्सर्जी अंग जो आता है वो है दोस्तों त्वचा।
त्वचा में से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो त्वचा का जो अध्ययन है सामान्य जानकारी है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा का अध्ययन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। शरीर का ये जो होती है त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों वो यकृत होती है। त्वचा का रंग मेलानिन वर्णक के कारण होता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेलानिन वर्णक के कारण त्वचा का गहरा रंग होता है। त्वचा का निर्माण उपकला ऊतकों से मिलकर होता है। तो जैसा दोस्तों हमने देखा कि अंग जो बनते हैं वो बनते हैं ऊतक से बनते हैं। तो कौन से ऊतक आपके त्वचा में पाए जाते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा उपकला ऊतक, जिन्हें एपिथीलियम भी कहते हैं। एपिथीलियम ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए त्वचा का निर्माण एपिथीलियम से मिलकर होता है। अगला है त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, त्वचा में से अगर सबसे ज्यादा जो चांसेस क्वेश्चन आने के बनते हैं वो आपके इसी पॉइंट से बनते हैं। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। इसके अलावा सामान्य जानकारी है, सबसे पतली त्वचा आंखों के पलकों की होती है, आप महसूस कर सकते हैं। सबसे मोटी त्वचा पैर के तलवों की होती है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि पैरों की त्वचा ज्यादा घिसती है, तो पैरों के तलवों की त्वचा जो होती है सबसे ज्यादा मोटी होती है। आगे है त्वचा में पाए जाने वाली दो तरह की ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां। ये क्रमशः पसीने और सीबम का उत्सर्जन करती है। श्वेत ग्रंथियां पसीना निकालेगी और तेलीय ग्रंथियां सीबम निकालेगी, यानी आपकी त्वचा से पसीने के रूप में लवण भी बाहर निकलते हैं और ऑयल यानी सीबम भी बाहर निकलता है। पसीने द्वारा ही हमारे शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पसीना जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखें। लवण बाहर निकलेंगे और टेम्परेचर कंट्रोल होगा। लास्ट जो हमारा उत्सर्जी अंग जो बचा है दोस्तों वो है फेफड़े। फेफड़े क्या करेंगे सब जानते हैं, CO2 गैस का उत्सर्जन जो करेंगे वो फेफड़े ही करेंगे। रक्त में से CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं, जैसा हमने सर्कुलेशन सिस्टम में भी देखा था। तो ये था दोस्तों हमारा मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र। कुछ ऑर्थोपोडा संघ जो है इनका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कीट वर्ग जो होते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष ग्रंथियां पाई जाती है जो आपको याद होनी चाहिए। ऑर्थोपोडा संघ 3 तरह का होता है। पहला है क्रस्टेशिया, दूसरा एरेक्निडा, तीसरा है इंसेक्टा। क्रस्टेशिया वर्ग में प्रॉन और झींगा आते हैं और इनमें उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है? आंसर आपका होना चाहिए ऑर्थोपोडा संघ। या तो आपको ऑर्थोपोडा ऑप्शन में देगा, या फिर कीट वर्ग ऑप्शन में देगा, या फिर आपको क्रस्टेशिया जो ऑर्थोपोडा का ही एक भाग है ये आपको ऑप्शन में देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है एरेक्निडा यानी मकड़ी इसमें आती है। इनमें उत्सर्जन के लिए कॉक्सल ग्रंथियां पाई जाती है। ये चीज आप लोग डायरेक्ट याद रखें, कभी कभार इनका क्वेश्चन आ जाता है। इंसेक्टा जो होता है तिलचटा या मक्खी होती है, इनमें उत्सर्जन के लिए मेल्फिगियन नलिकाएं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन पूछे गए हैं तो आप लोग इनको याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के बारे में हमने कंप्लीट नॉलेज ली। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो उत्सर्जन तंत्र के लिए मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, और उस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो दोस्तों हम उस मॉक टेस्ट के माध्यम से देखेंगे। तो आपको कंप्लीट नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारा चैनल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों।